राजश्री रत्नाभ्यां वंदे भारतमातरं वंदे संस्कृतमातरम्। आज की इस संगोष्ठी का मुख्य विषय है वेदार्थ निर्णय में गृह सूत्रों की उपयोगिता। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजकुमार जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चब्बेवाल होशियारपुर, अपने व्यस्त समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मुख्य अतिथि गजलप्रीत कौर, IPS होशियारपुर। विशिष्ट अतिथि श्री सचदेवा, प्रबंध निदेशक सचदेवा स्टॉक होशियारपुर, अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े समय में वो हमें ज्वाइन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, हमारे बीच में है। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सबका। सर्वप्रथम कार्य का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा, अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कृपया मंच पर आए। ओम हरे ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसोऽयं चक्षुः सूर्यो अजायत। ओम मेरग्गो हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो द्रभगा। डॉक्टर राजकुमार जी पंजाब में राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होशियारपुर हैं। आपने प्रशासनिक कार्यों में अनेक पदों पर आप सुशोभित हैं। आपका पूरा बायोडाटा यदि कोई इंटरनेट पे देखना चाहे तो वो देख सकता है, लेकिन बायोडाटा आपका व्यक्तित्व बनाता है, और जो आपके व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं मैं उसको यहाँ अभिव्यक्त करना चाहूंगी। संस्कृत में एक सूक्ति आती है कि स जातो येन जातेन वंशः समुन्नतिम, अर्थात जिसके जन्म से वंश की उन्नति होती है वही व्यक्ति वास्तव में जन्म लेता है। आपने अपने कर्मठ स्वभाव के कारण न केवल अपने वंश को अपितु समाज को भी उन्नत दिशा की ओर ले जाने में आप प्रयासरत हुए हैं। आप बधाई के पात्र हैं। आप कहा गया है कि वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतेरपि, अर्थात आप एक सुयोग्य पुत्र जिसका नाम माननीय ईशांक कुमार जी हैं, उनसे सुशोभित हैं, क्योंकि वह भी चब्बेवाल से MLA कार्यपद पर सुशोभित हैं। आप दोनों जीवन में इस मूल मंत्र पर विश्वास करते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कल्पना करने से नहीं। आप सरल हृदय, विनम्र स्वभाव, उपकारक, चिंतनशील इत्यादि दिव्य गुणों से सुशोभित हैं, अतः आपका इस संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपका आगे हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में, VC नॉमिनी के रूप में हमारे पर प्रोफेसर लतिका शर्मा जी आई हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी हैं। इनका विस्तृत जो परिचय है मैं आगे कार्यक्रम के आगे दूंगी। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार जी से निवेदन करूंगी कि यहाँ मंच पर आए और विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें। मंच पे विराजमान हमारे यहाँ के मैम जो संचालन कर रहे हैं, मैम रितु बाला जी, और हमारे प्रोफेसर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी और मैडम लतिका शर्मा जी, और हमारे बीच बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हमारी IPS ऑफिसर मैडम गजलप्रीत कौर जी, और बहुत ही प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं मैम रितु बाला को कि मेरा ख्याल में मैं 7th या 8th क्लास में तब होऊंगा जब मैं यहाँ पे आया था, और उसके बाद वर्षों बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। इसलिए मैम रितु बाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैम से गजलप्रीत जी से पूछ रहा था कि आपने संस्कृत पढ़ी है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं पढ़ा ही नहीं था संस्कृत, थोड़ी बहुत समझ आती है। तो मैम ने भी बोला कि गजलप्रीत जी ने बोला कि मैंने भी पढ़नी है अभी। सो बहुत बिकॉज हमारी जो एक्चुअल लैंग्वेज है, जो मूल रूप से हमारी भाषा है, वो संस्कृति है। सो सबको पढ़नी चाहिए। और मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, ये जो कार्यशाला महर्षि विश्वामित्र वेद वेदांग कार्यशाला जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको, आपको स्पेशली मैम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और हमारे बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे छोटे बच्चों के लिए बहुत ये मार्गदर्शन का काम करते हैं। और बाकी काफ़ी कुछ, क्योंकि साधु आश्रम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पहले मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, ये पहले जो पाकिस्तान में हुआ करता था, अलंकार जी बता रहे थे, तो आज हमारे होशियारपुर में है। वी आर वेरी लकी कि ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनका अगर देखने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं। मुझे आज भी याद है हमारे प्रिंसिपल तब गुरमीत सोहता जी हुआ करते थे, तो वो बच्चों को तब यहाँ लेके आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और आज भी वो इम्प्रिंट जो है वो आज भी हमारे दिमाग पे है, मेरे दिमाग में है। सो मैं यहाँ पे यहाँ बधाई देता हूँ। वहीं यहाँ पे मुझे जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ काम भी यहाँ पे होने वाले लगे, क्योंकि जो रास्ता भी है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो उसका भी मैं समझता हूँ कि मैम बी इन टच, तो उसका भी जो भी हो सकता है वो भी करेंगे, उसको बढ़िया करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी धरोहर है, ये हमारा कल्चर है। यहाँ पे हमारी सभ्यताएं जो हैं वो यहाँ पे सब कुछ है। हेयर इज़ एवरीथिंग टू लर्न। जो अगर भारत का कुछ सीखना है तो साधु आश्रम एक ऐसा संस्थान है, यहाँ पे ज्ञानी महापुरुष विज्ञानी, यहाँ पे मैंने ऐसे जो विद्वानों से मैं मिला हूँ कि जिनको बड़ी वास्ट नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नॉलेज है। तो सो वी आर लकी हियर। सो आई एम वेरी लकी, आई एम ग्रेटफुल टू मैम ऋतु बालाजी, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। सो मैं थोड़ा जल्दी में भी था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं आपके बीच बैठ सका, माफ़ी चाहता हूँ। सो फिर हमारे बीच जो हमारे प्रोफेसर साहब वीरेंद्र कुमार अलंकार जी और मैम लतिका शर्मा जी, जिन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को टीच किया और आज वो विद्वान बने हुए हैं, आज टीचर्स बने हुए हैं। सो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जी परमजीत सिंह जी, सचदेवा प्रबंधक निदेशक सचदेवा स्टॉक होशियारपुर से आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, समय निकाल कर आए हैं। सर की आगे मीटिंग है डीसी मैडम के साथ। सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व कर्म की शुद्धता को द्योतित करता है, चाहे वे कर्म पूर्व जन्म के हो या इहलोक के। आपका शुरुआती जीवन बहुत ही सामान्य घटनाओं से गुजरता हुआ विशिष्टता की ओर गया है। आपने शुरू में अखबार बेचकर, किराने की दुकान पर काम करके तथा कपड़े की दुकान में सेल्समैन का कार्य करते हुए 1990 में केवल 3,000 रुपए की पूंजी से शेयर बाजार में निवेश कर शुरुआत कर सचदेवा स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड बनाकर ईमानदारी और शोध आधारित निवेश रणनीतियों को आपने तैयार किया। ऐसा सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। आप सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं, लोगों में स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल रैली का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए स्कूल और नेत्रहीनों के लिए निःशुल्क आंखों के प्रत्यारोपण जैसे कार्यक्रमों का भी आप समर्थन करते हैं। आप आज हमारे सर, आपका संस्थान में पहले कभी आना हुआ है सर? पूछा मेरे से आपका पहले यहाँ पे आना हुआ, तो मैंने बताया अभी मैं जब स्कूल में पढ़ता था अराउंड, अगर ईयर में गलत नहीं तो दैट वाज ईयर 1975, तो मैं शायद 6th क्लास में था। तब हमारा स्कूल का ग्रुप टूर होता है, एजुकेशनल टूर, तो
ये बिल्डिंग उस साल उद्घाटन ही हुआ था, ये वाली बिल्डिंग का। तो यहाँ पे मिस्टर इंद्रदत्त उनियाल जी जो पहले रहे हैं, हाँ, तो और उनका बेटा उमेश उनियाल, वो हम दोनों इकट्ठे ही स्विमिंग करते रहे। तो उसका भी रिकॉर्ड था, अब उसका ब्रेस्ट स्ट्रोक जूनियर में, मेरा सीनियर में 1500 मीटर में रिकॉर्ड था। और हम दोनों स्विमिंग करते रहे। जब हम नेशनल चैंपियन बने, नेशनल में पोजीशन आई मेरी भी उसकी भी, तो हमें ऑफर्स मिली कस्टम्स में, कस्टम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पंजाब पुलिस। भुल्लर साहब होते थे, माल सिंह भुल्लर, जलंधर में। तो 1982 में जब मेरी नेशनल में पोजीशन आई तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया एज ए एएसआई 82 में। तो कस्टम में भी ऑफर थी, कस्टम में फिर उमेश ने कस्टम्स में चले गए, तो अभी वो रिटायर, अभी जस्ट रिटायर हुआ। तो मैं भी सरकारी नौकरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसमें दिमाग था, जो मेरे को सब बोले भी, मेरे को ऑफर उसमें एक प्राइवेट कंपनी थी, डीसीएम, श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल, डीसीएम कंपनी होती थी, जैसे अभी आजकल रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप था तब डीसीएम। तो उनकी तरफ से भी ऑफर आया, तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। ये बीएसएफ, सीआरपीएफ सब छोड़ दिए, पंजाब पुलिस भी। तो मेरे को सब बोले तू ये सरकारी नौकरी कर ले, इसमें कमाई बहुत होती है, अंदर की कमाई बहुत है। ये फैक्ट है, ये 1982 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में नहीं, मेरे को 2 नंबर की कमाई नहीं करनी है। मेरे को उसमें सैलरी ज़्यादा थी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन 2 नंबर की कोई ऐसा कुछ वहाँ पे स्कोप नहीं है। तो आज की तारीख में कोई सुनता ना तो मेरी बात, तो बोलेगा ये तो पागल है, क्यों? कोई सरकारी नौकरी छोड़ के तो प्राइवेट जॉब एक्सेप्ट की। तो उस समय तो 4-5 ऑफर थी। तो ऐसे ही चले, जर्नी शुरू हुई है। तो कोटा में नौकरी करता था, 84 में इंदिरा गांधी के राइट्स हो गए, तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप खेलने जाता था। तो कैलकाटा में ट्रैक हो गए। तो उसके बाद महीने 1.5 महीने भर में राइट्स जब ख़त्म हुए तो वापस घर पे आए। तो फादर ने मना कर दिया भी हम पंजाब के बाहर नहीं भेजना, क्योंकि उन दिनों में हालात ऐसे हो गए थे भी जिसके सिर के ऊपर पगड़ी है या बाल जिसके लंबे हैं, तो आप पंजाब से बाहर जाते थे, आपको इस नज़रिए से देखा जाता था ही इज़ ए टेररिस्ट। ये टाइम हमने खुद देखा हुआ है। तो बस में भी जाना, ट्रेन में भी जाना, तो रिस्की रहता था। और पंजाब में बसों से निकाल के मारे जाते थे लोग। ऐसा भी दिन थे, यहाँ पे बुरे हालात थे। तो फादर ने मना किया भी नौकरी छोड़ दे तो सब्जी मंडी आ जाए। तो 5-6 साल मैंने सब्जी मंडी में काम किया। मैंने स्टॉक मार्केट का काम मैंने 1990 में 3000 रुपये से शुरू किया। तो धीरे धीरे करके परमात्मा ने साथ दिया, सब है। तो मैं पहले पूछ सकते हैं आपका यहाँ पे बुलाने का मेरे को था मन पहले भी 2-3 बार, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से हो नहीं पाया। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ। रीज़न उसका ये है क्योंकि कल और परसों 2 दिन हमारा इवेंट है। स्पेशल बच्चे जो मानसिक तौर पे पूरे सही नहीं होते, उनका हम एक कल्चरल कंपटीशन करवाते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता, सिर्फ होशियारपुर में हर साल करवाते हैं। और इस बार हमारा सीज़न 7 है। जेम्स कैम्ब्रिज स्कूल में पूरे इंडिया से हमारे पास तकरीबन 400 बच्चा आ रहा है। कर्नाटक से भी आ रहे हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, सबसे दूर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, और पूरे पंजाब से बच्चे भी आ रहे हैं। 2 दिन का उनका फेस्टिवल है। कल सुबह ओपनिंग है, परसों दोपहर के बाद उसकी क्लोजिंग रहेगी। और आप सभी को आमंत्रण है, आप आएँ, इन बच्चों को परफॉर्म करते देखें, तो आपको एक अलग से एक फीलिंग आएगी। और आए विद फैमिली, बच्चे आपके जब देखेंगे इन बच्चों को परफॉर्म करते हुए, तो वो एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, परमात्मा के प्रति एक थैंकफुलनेस, वो आपके फीलिंग मन में आएगी भी मेरे को भगवान ने सब कुछ ठीक भेजा है, और ये बच्चों को कोई ना कोई कमी भी करके भेजा है, चैलेंज करके भेजा भगवान ने। इसलिए हम चैलेंज बोलते हैं भी चैलेंज करके भेजा, मैं तेरे को दुनिया में ऐसे भेज रहा हूं, तू जी के दिखा। और वो बच्चे बिना किसी कंप्लेंट के परमात्मा को कभी कंप्लेंट नहीं करते, फिर भी खुश रहते। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी कंप्लेंट रहती है, अभी मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास
ये मोटरसाइकिल है, मेरे को भी मोटरसाइकिल चाहिए। तो बच्चों की जो डिमांड है वो तकरीबन समझ जाते हैं। आप वर्बली जो मर्जी सिखाई जाओ, जब तक बच्चे खुद आके देखेंगे ना तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को हमारे स्कूल में विजिट करने आते हैं, जेम्स कैम्ब्रिज के, सेंट जोसेफ के, जितने भी स्कूल्स के बच्चे हैं वो सब आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, तो बहुत अच्छा उनको फील होता है। तो मैं भी सभी बच्चों को भी, इनके अगर टीचर साथ में आए हैं तो उनको भी मंत्र देता हूँ वो इस इवेंट को भी देखें, 2 दिन का जेम्स कैम्ब्रिज में हो रहा है, और उसके बाद स्कूल में भी विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे शास्त्र जब विकसित हुए तो सबका मकसद एक था। मकसद ये था कि वेद की बात को कैसे समझा जाए, और इसी मकसद से लाहौर के अंदर एक सन्यासी थे, वो बड़े रिसर्च किया करते थे। उनका नाम था स्वामी विश्वेश्वरानंद। उनके एक और मित्र थे स्वामी नित्यानंद। प्लान ये हुआ कि भारत के दूसरे हिस्से में तो बनारस है, और बनारस है तो वहाँ संस्कृत और भारतीय भाषाओं की अच्छी स्टडी होती है। हम पंजाब को ऐसा प्रदेश बनाएंगे कि यहाँ के लोगों की अलग पहचान बने, और पहचान का नतीजा ये रहा कि उस ज़माने के लोग लाहौर को दूसरी काशी कहा करते थे। इतना समृद्ध था ये पंजाब। और उस पंजाब में वो जो सन्यासी थे स्वामी विश्वेश्वरानंद, उनके नाम से संस्थान की कल्पना की गई, और वो संस्थान खुल गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, भारत का विभाजन हो गया, हमारे हजारों ग्रंथ वहाँ पर दबे हुए थे। जैसे तैसे वो भारत में कुछ ला पाए, कुछ वहीं रह गए, और वो संस्थान वहाँ से अब भारत में आ गया। और ये पता नहीं क्या सौभाग्य था इस होशियारपुर का कि आचार्य विश्वबंधु जी और उनके दूसरे साथियों ने इस नए पंजाब के लिए, इस नई संस्था के लिए होशियारपुर का चयन किया। इसलिए मैं समझता हूँ होशियारपुर अपने आप में बड़ा भाग्यशाली प्रदेश है। मैं जब विद्यार्थी था तो हम छोटे छोटे 5वीं 6ठी क्लास में हुआ करते थे। तब से हम जानते हैं कि पंजाब में होशियारपुर के अंदर कोई संस्थान है, वहाँ रिसर्च हुआ करती है। तो पहले से पहचान थी, और जब बड़े हुए तो ये पता लगा मुझे, जब रिसर्च में आए, कि पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का पहला जो वैदिक वर्ड कॉन्कॉर्डेंस है, पहला जो पदानुक्रम कोश है, वो पूरी दुनिया को होशियारपुर ने दिया। और ये पहला था। और कमाल ये है, उसके बाद दूसरा आज तक तैयार नहीं हो पाया। तो ये होशियारपुर का योगदान है पूरे दुनिया को। हम बचपन में एक और कहानी सुना करते थे, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं तो सारी बात बड़ों के लिए ना हो। एक हमारे ऊपर ये इम्प्रेशन था जब हम विद्यार्थी थे कि होशियारपुर के लोग ईमानदार ज़्यादा होते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, लोकल लोग जानते होंगे, पर हम सुना करते थे। और एक उदाहरण सुना करते थे, यहाँ एक आर्य समाज मंदिर के प्रधान जी थे, उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। पुरानी बात है। तो वहाँ एक सरदार जी कपड़े खरीदने आए, और जब कपड़े खरीदने आए तो उन दिनों ये था कि भाई घोटाले तो होते नहीं थे लोगों के। वो कुछ खाने बना रखे थे कि इस खाने में 5 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, इसमें 7 रुपये मीटर वाला, इसमें 3 रुपये मीटर वाला। वो सरदार जी को कोई कपड़ा पसंद आ गया, वो नीचे उतार दिए कपड़े। तो नीचे उतार दिए तो कुछ मिल गए। तो जो उन्होंने अपने लिए कपड़ा खरीदा सरदार जी ने, वो ले गए। और मान लीजिए उस टाइम के हिसाब से 5 रुपये का रेट था, तो पेमेंट कर गए। पेमेंट करने के बाद वो घर गए, फिर देखा वो हो मैं तो 7 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आया और पेमेंट मैंने 5 रुपये मीटर वाली कर दी, ये तो गड़बड़ हो गई। वो वापस आए दुकान पर और कहने लगे कि देखो लाला जी, भाई ये हमसे गड़बड़ हो गई, और या 2 मीटर
रुपये मीटर का जो गैप था वो आप हमसे ले लीजिएगा। लाला जी कहने लगे, देखो सरदार जी, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जिस रेट पर कपड़ा आपको दे दिया वो फाइनल था। वो कहते कि मैं 2 रुपये मीटर का कपड़ा का पैसा दूंगा, वो कहते मैं नहीं लूँगा। और लास्ट में तर्क क्या दिया कि मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं आर्य समाज का प्रधान हूँ और आर्य समाज के लोग सच्चाई पर टिके रहते हैं, इसलिए मेरी सच्चाई है, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। सरदार जी ने कहा, लाला जी आप प्रधान हो तो मैं भी तो गुरुद्वारे का प्रधान हूँ। वो भी गुरुद्वारे के प्रधान थे। मैं जिस सिख परंपरा से आता हूँ वहाँ भी हम झूठ पे नहीं चलते, हम तो सच्चाई का पालन करते हैं। लेकिन नहीं माने, सरदार जी अपना जो गैप था पैसे का जो वो दे गए। अब लाला जी के सामने संकट हो गया, मैं कैसे लूँ। उन्होंने उसी वक्त आर्य समाज की रसीद उठाई और वो दान की रसीद काट के वो दे दी, लो जी आपके पैसे आ गए, मैंने ले लिया। तो ये घटना हम बचपन में सुना करते थे। तो मन के ऊपर ये प्रभाव था कि होशियारपुर के लोग ये आर्य समाज की संस्कृति और सिखों की संस्कृति, जिसको कुल मिला के एक बात कहें, ये भारत की मिली जुली जो संस्कृति है उसमें इकट्ठे चलते हैं। तो ये होशियारपुर का भारत में प्रभाव था। और हमारे एमिनेंट प्रोफेसर अलंकार जी, और स्पर्धा के इस युग में, कॉम्पिटिटिव एज में, पढ़ाई के साथ साथ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लिए गजलप्रीत जी। अब सबके बीच में आना इत्तेफाक एक सुंदर अनुभव मेरे लिए हमेशा बना। ये मेरी दूसरी विजिट है आपके विभाग में। वाइस चांसलर मैडम यहाँ पे अपेक्षित थी, पिछली बार भी, इस बार भी। वो मुझे ये मौका देती है कि जाओ वहाँ जाके देखो और जो हो सकता है मुझे आके बताओ, हम क्या कर सकते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत की ध्वनि गूंजती है, यहाँ की एक अलग तरह का स्पंदन है, एक अलग तरह की वाइब्रेशन है, जिसमें कैसे हम नए और पुराने को जोड़ पाए और जो हम अभी तक अपनी शिक्षा प्रणाली में पकड़ नहीं पाए उसको कैसे जीवित रखें, उसको हम खुद समझें, औरों को समझाएं और उसके लिए वो साधन तैयार करें जिससे कि संस्कृत और संस्कृत की संस्कृति दोनों बनी रहे। इस चीज़ को बार बार जानना, उसके लिए कार्यरत रहना, मेरा आना इस चीज़ के लिए सफल हो जाता है। तो ये तो मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पहुँची, वरना कहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट और कहाँ एल्यूमिनाई रिलेशंस का डिपार्टमेंट, और मुझे यहाँ पे कहाँ मौका मिलता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द वाइस चांसलर फॉर सेंडिंग मी हियर। अलंकार जी की बातों में वो सब बातें सुनने को मिल रही थी जो मेरे पिताजी मुझे अक्सर शब्दों के मूल रूप को बताते थे। तो बच्चों, तो छोटी छोटी सी ये कहानियाँ होती हैं हर शब्द के पीछे, इसमें कितना कॉन्टेक्स्ट भरा है कि वो किस समाज में, किस वक्त में, किस तरह से उसको कहा गया था। तो वेदों की सबसे बड़ी जो महत्व है वो यही है कि उसको हर युग में इंटरप्रेट किया जा सकता है। और हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसके लिए पहले उनको जानना, उनके शब्दों को पहचानना और फिर अर्थ निकालने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना। वो आप जैसे छात्र ही आगे लेके आ सकते हैं। अपनी पढ़ाई में मैं संस्कृत को कहीं अच्छे से एक विषय के जैसे नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप खुद देखेंगे कि जो लोग संस्कृत बोलते हैं उनकी आवाज़ ही कुछ अलग तरीके की होती है। जो उनका पूरा ये सितार है यही बड़ा अच्छा ट्यून्ड रहता है। उनकी जो संयम है वाणी का, आचरण का, वो एक अलग प्रकार का आपको नज़र आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे IPS मैडम अपनी ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे किस तरह से बैठेंगी, कैसे चलेंगी, उसका एक बिल्कुल अलग तरीका रहेगा। तो इसी तरह से जो वेद पाठी होंगे जिन्होंने संस्कृत के उच्चारण किए हैं, मंत्रोच्चारण किए हैं, उनकी भी भाषा में, उनके आचरण में वो चीज़ें झलकती हैं
कि एक निरंतरता बनी हुई है संस्कृति को सजोने की, और उसकी उसका महत्व है उसको जानते हुए सामने भी रखना। तो कहीं पे जब ये बात बार बार आती है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर वहाँ जाके साइंटिफिक डिस्कवरीज करें, वहाँ के लैब्स में काम करें, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल ही जाते हैं कि जो कुछ यहाँ अपने आसपास है उसको तो हम देखें। हम ऊपर नज़र करे हुए चल रहे हैं और नीचे आसपास पड़े हुए हीरे मोती हमें नज़र नहीं आ रहे। इस तरह की प्रगति कैसी प्रगति? मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैम ने मुझे इस अवसर पे आने का मौका दिया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो इसके लिए मैम आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, जो आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में बहुत से हम अपने रेगुलर लाइफ में अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उनका असली अर्थ क्या है, भारतवर्ष का असली अर्थ क्या है? मेरे दिमाग में भी आज तक भारत का जो मतलब था, जो मैं समझती थी, वो एक भरत के राज्य, उसी राजा भरत के उसी एंगल से ही मैं सोच रही थी कि इसका मतलब यही है। बट आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट और सही मायने में उसका क्या असली अर्थ है वो आपने बताया है सर। थैंक यू उसके लिए सर। और मैम, आपने भी बहुत ही सिंपल वे से बताया है कि हमें कैसे एक अच्छे लर्नर के तौर पे हम कैसे सीख सकते हैं चीज़ें। तो ये यहाँ पे आना एक बहुत सफल हुआ हम सबके लिए। तो संस्कृत का मैं ज़रूर शौक़ रखती हूँ, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। मैंने अपनी UPSC की प्रिपरेशन में काफ़ी जब मैंने हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ा तो उसमें पता चला कि हमारी जो गुरु हैं, जो हमारे पास लेगेसीज हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, सभी ने अपने एशियन ग्रंथ्स देख लीजिए, अगर वेद, उपनिषद और भी चरक संहित, जिनसे आज पूरा वर्ल्ड उस ज्ञान के लिए तरस रहा है, वो हमारे पास, वो हमें मिला है। तो हमारे पास तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। बट ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी कल्चर को छोड़कर एक और वेस्टर्न आइडियोलॉजी हर एक सेंस में उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। जितनी भी आज की समस्याएं हैं पूरे वर्ल्ड की, उसका हल अपने कल्चर से ही निकलना है। आप देख लीजिए, आयुर्वेद साइंसेस जो है वो आज कितनी, कोविड के टाइम में कितने उसने हल दिए, ऐसी सॉल्यूशंस दिए हैं जो वर्ल्ड को भी बड़ी हैरानीजनक लगे, क्योंकि आज तक एलोपैथी को ही एक माना गया है कि यही एक रियल मेडिसिन है। बट आप देखिए आयुर्वेदिक में भी कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो वो ज्ञान हमारे पास है और हम ही अगर उस ज्ञान को नहीं खोज पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स हुई थी 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी हमारे इंडिया की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर। तो वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे रिनाउंड जो स्कॉलर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो बुलाए गए थे, जिनकी डिस्कशन थी रिलीजन के बारे में। तो वहाँ पे सभी अपना अपना डेफिनेशन दे रहे थे कि जैसे मार्क्स बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है रिलीजन आपको क्योस में डालता है, ये करता है, वो आपको अंधविश्वास में डालता है, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। बट स्वामी विवेकानंद जी ने जो वहाँ पे उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया रिलीजन के बारे में, हमारी संस्कृति कि क्या हमारे ग्रंथों में रिलीजन का क्या मतलब है, कि आपकी जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो मटेरियलिज्म में लुप्त हो चुकी है, उसका जो सॉल्यूशन है वो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म से ही आएगा, उसका सॉल्यूशन। और उन्होंने इतना अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से उस चीज़ को समझाया कि इंडियन कल्चर में क्या खूबियाँ हैं जो आपके वेस्टर्न कल्चर की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में हमारा इंडियन कल्चर कैसे आपकी हेल्प करेगा। और आप मानेंगे नहीं, उनको 20 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिले। आप इंटरनेट पे आज भी जाइए, 20 मिनट की उनकी वो स्पीच सुनिए, वो ओरिजिनल उनकी स्पीच है स्वामी विवेकानंद जी की। तो हमारे पास इतने लेगेसी हीरोज़ हैं, फिर भी हम एक बच्चे, स्पेशली आप लोग, एक मॉडल आपने सर सोच लिया है कि ये वेस्ट, हमने मॉडर्न होना है। मॉडर्न सिर्फ पहरावे में नहीं है,
मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आपके बाहर की लुक से मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, आपके थॉट्स जो है वो इनोवेटिव होने चाहिए, वो क्रिएटिव होने चाहिए, और उस चीज़ में आपकी ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप जितने भी देखिए जो बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो बच्चे और लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, सबसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत को बोला गया है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं इसके बहुत फायदे होंगे। पहला, आप वैसे ही एक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, भारत की संस्कृति को दर्शाते हो आप एक और लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें प्रोफिशिएंसी होगी। कितनी अच्छी बात है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम हिंदी सीख पाएंगे, आप पंजाबी बोलेंगे, एक और लैंग्वेज अगर आपको आएगी तो आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दूसरी बात, जितनी भी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं, आप यूरोपियन लैंग्वेजेस को देख लीजिए, आप साउथ एशियन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं, उनका जो कल्चर है, उनके जो वर्ड्स हैं, वो सारे संस्कृत से ही लिए गए हैं। मैथ्स की ट्रिगोनोमेट्री, वो संस्कृत का वर्ड त्रिकोणमिति, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन ही हमारे संस्कृत से हुआ है। तो वो आपको, अगर आप संस्कृत जानते हो तो पता नहीं आप कितनी और लैंग्वेजेस को भी जान पाओगे। तीसरा, संस्कृत को अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, इनके जो वर्ड, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। रादर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संस्कृत का जो फॉर्म, जो वर्ड्स की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो मैथमेटिकल काइंड ऑफ है, तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इससे क्या होगा, अगर आपके बच्चे संस्कृत में हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी एनालिटिकल स्किल, उनकी पर्सनैलिटी में एक सोबरनेस और शांत काइंड ऑफ उनका व्यवहार बहुत अलग दिखेगा। तो हमें वर्ल्ड के साथ भी चलना है, नो डाउट, बट संस्कृत और अपने इंडियन कल्चर को साथ लेकर। प्रोग्रेस वही करता है, आप देश देख लीजिए, जापान देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल रहे हैं, बट साइड बाय साइड वो अपने कल्चर पे भी पूरे इनग्रेन्ड हैं। आज भी अगर आप जापान की एशियन उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो वही फॉलो कर रहे हैं। और शर्म की बात है कि हम लोग जिन्होंने वर्ल्ड को पूरी ज्ञान बांटा है और हमें ही वो ज्ञान अभी उसको भूल चुके हैं, हम बिल्कुल ही एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा मैम का ये इंस्टीट्यूशन का बहुत ही योगदान है। आप सब बहुत लकी हैं कि आप होशियारपुर में आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रखी हैं, यहाँ लाइब्रेरी भी है। तो ये पेरेंट्स का भी दायित्व उतना ही है कि आप अपने बच्चे को, अगर आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ पहरावे में इस चीज़ में ग्रोथ नहीं होगी। आप सभी इंडिया का भविष्य हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। हमने 2047 का गोल बना रखा है विकसित होने का, तो विकसित हम तभी होंगे जब हम अपने कल्चर को साथ लेकर चलेंगे। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को इस चीज़ में लाना पड़ेगा। और आप ट्रांसलेशंस देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत है, ये जो सारे वेद हैं हमारे, उपनिषद है, चरक संहित है, जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब की मैं सर से बात कर रही थी, इनकी ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल हैं। तो जिस लैंग्वेज में भी आपको प्रोफिशिएंसी है आप सीखिए। अटैच बैक टू बेसिक्स अप्रोच में ही आज के सभी हल हैं। आप एग्रीकल्चर का देख लीजिए, एग्रीकल्चर के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे जो पेस्टिसाइड्स का इशू आ रहा है, उसका हल आज भी हम पंच तत्व करके एग्रीकल्चर है वो हम उसी पे आ रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ही सभी चीज़ों का उसका हल है। तो जब तक हम अपने कल्चर में प्राउड फील नहीं करेंगे, तब तक हमारी ग्रोथ हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे लेगेसी लीडर्स हैं इतने, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, आप उनकी बुक्स पढ़ लीजिए, उनके थॉट्स आप देखिए। उस ज़माने में भी उनके इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स थे, और हमारे पास उनके सारे बुक्स भी हैं। हम क्यों ना अपने बच्चों को रीडिंग में लगाएं, क्यों ना आप सब एक बुक का टारगेट लगा लीजिए कि मैंने 1 महीने में एक बुक पढ़नी है, अपने कल्चर को समझना है, आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे। तो ये मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप
जितना हो सकता है एक मैम इनको आपने उनसे बात भी कर रहे थे, उनकी स्टूडेंट्स को आपके जो यहाँ पे स्कॉलर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, एक सेशन उस पर बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स में अबाउट हाउ कल्चर, हाउ मच इज़ इम्पोर्टेंस, कल्चर की क्या वैल्यू है हमारे, तो वो अगर पता ही नहीं है, स्कूल में भी वो चीज़ नहीं दी जा रही, तो आपके इंस्टीट्यूशन से अगर वो दी जाए तो बहुत फ़ायदा है। तो बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों को। तो आप हमारा भविष्य हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे आप तो हमारी सोसाइटी बहुत ही प्रोग्रेसिव जाएगी। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे बुलाया। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अनुमान उस देश में महिलाओं की समाज में जो स्थिति है उससे लगाया जा सकता है। जितनी सशक्त महिलाएं होंगी उतना ही देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। बस ज़रूरत है उनकी काबिलियत पर भरोसा करने की। तो आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में जितनी भी छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि आगे हमारा भविष्य बनने वाली हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आपके ऊपर पूरा आगे भविष्य समाज जो है वो गर्व करें, आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और आगे अपना जो भविष्य है वो अच्छी तरह से चुनें, अपना मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी आपकी शुभकामना। और आपके साथ जो यहाँ पर अध्यापक वृंद भी साथ में आए हैं, आपने मैडम बहुत कीमती समय हमें दिया है, समय निकालकर विद्यार्थियों को लेकर के आए हैं और संस्कृत की बातें सुनते हैं। तो आपका पिछली बार भी सहयोग रहा है, इस बार भी रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर प्रोफेसर सांख्यायन जी और हमारे CBC अपडेट से सर आपका शुभ नाम बताएं। बजरंगी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे यहाँ संस्थान के विद्यार्थी और जितने भी बाहर से अधिकारीगण आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विशेष रूप से आज के हमारे जो VC नॉमिनी प्रोफेसर लतिका मैडम हैं, IPS मैडम है, मैडम का बहुत व्यस्त शेड्यूल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम ने कितना कैसे समय निकाला होगा, नहीं तो मैडम के पास तो बात करने का भी समय नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी आप समय दिया है आपने मैडम, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी का सदैव ही धन्यवाद रहता है, आशीर्वाद रहता है। और आप समय निकाल करके सर आए हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसी मेरी शुभकामना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी से अनुरोध है कि सब भोजन करेंगे। डॉक्टर तेज प्रकाश जी, मंच संचालक डॉक्टर नीरज जी, बरमोला जी और हमारे जितने भी नॉन टीचिंग के अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना विशेष योगदान दिया है, विशेष करके विकास जी, संजीव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय